नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने साल 2026 से 2031 तक का टैरिफ और बिजनेस प्लान को सार्वजनिक कर दिया है। निगम ने बिजली की दरों में 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी करके आम लोगों से 9 जनवरी तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक 2025-26 में बिजली की खरीद पर 8,726 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान है। इसके अलावा संचालन और रखरखाव पर 972 करोड़ रुपए, जबकि ब्याज और रिटर्न का बोझ 825 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। निगम का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण रेवेन्यू गैप बना हुआ है, जिसका असर टैरिफ पर पड़ सकता है। अब सबकी नजर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर है, जो जन सुनवाई के बाद तय करेगा कि बिजली कितनी महंगी होगी या उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा से बड़ी लूट की खबर सामने आई है। भुरकुंडा बाजार के ट्रैक्टर स्टैंड के पास विजय ज्वेलर्स में अपराधियों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 5 की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरों ने दुकान में घुसते ही गन पॉइंट पर मौजूद लोगों को कब्जे में लिया और करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी का आभूषण लूटकर फरार हो गए। दुकान संचालक विजय शर्मा ने बताया कि लुटेरे अचानक अंदर घुसे और हथियार दिखाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही भुरकुंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है ताकि अपराधी जिले से बाहर न निकल सके। घटना के बाद पूरे बाजार इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लुटेरों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस से पहले झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने दिसंबर महीने का वेतन अग्रिम देने का फैसला लिया है। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक 23 दिसंबर से राज्य कर्मियों को वेतन का भुगतान शुरू हो जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है और त्योहार की तैयारियां अब और आसान हो जाएगी। आधार कार्ड से जुड़े काम को लेकर झारखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब लोगों को दूसरे जिले में आधार कार्ड के काम को लेकर नहीं जाना पड़ेगा। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के अलावा अब राज्य के 11 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। यह केंद्र 2 फेज में खुलेंगे ताकि लोगों को नामांकन, अपडेट और सुधार जैसे आधार कार्यों के लिए दूसरा जिला न जाना पड़े। पहले फेज में देवघर, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में नए आधार केंद्र खुलेंगे। इसके बाद राज्य के अन्य छोटे जिलों को मिलाकर अगले फेज में और भी आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाने की योजना है। इस फैसले से ग्रामीण और दूरदराज के इलाके के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। मौसम विभाग ने झारखंड के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक घना कोहरा और धुंध छाई रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिले में 22 दिसंबर तक कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। हजारीबाग में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि रांची समेत 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 14 उड़ानें देरी से रवाना हुई। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस देर से रांची पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। गोड्डा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। होमगार्ड के 446 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस बहाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 421 और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 पद तय किए गए हैं। कुल पदों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। यह बहाली 7वीं पास से लेकर स्नातक पास युवाओं के लिए है, जिससे गोड्डा जिले के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तक है। ऑनलाइन आवेदन requirement.jharkhand.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा प्रखंडवार रिक्त पदों की सूची भी जारी कर दी गई। इस बहाली से जुड़ी पूरी जानकारी गोड्डा जिला प्रशासन की वेबसाइट godda.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। चाईबासा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नोवामुंडी प्रखंड के बड़ा बालजोड़ी गांव के रहने वाले डिम्बा चतोम्बा अपने 4 साल के इकलौते बेटे का शव प्लास्टिक के थैले में लेकर घर लौटने को मजबूर हो गए। कुछ दिन पहले तक जिस बेटे को डिम्बा कंधों पर बैठाकर गांव में घुमाता था, वह अचानक बीमार पड़ गया।
परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे। पिता को उम्मीद थी कि अस्पताल में इलाज से बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार की दोपहर मासूम की सांसें थम गई। बेटे की मौत के बाद डिम्बा को लगा कि अस्पताल प्रशासन 100 घर पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन न एम्बुलेंस मिली न 100 वाहन। बेहद गरीब डिम्बा की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। 20 रुपए में एक प्लास्टिक की थैली खरीदी, उसी में बेटे का 100 रखा। बाकी पैसों से चाईबासा से नोवामुंडी तक बस का किराया दिया और फिर पैदल चलकर अपने गांव बड़ा बलजोरी पहुंचा। थैले में बेटे का 100, आंख में आंसू और सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल, क्या गरीब के लिए मौत के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है? T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। शनिवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई हेड ऑफिस में सचिव देवजीत सैकिया और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में टीम की घोषणा की। टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। इस स्क्वाड में शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया, वहीं संजू सैमसन, ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में जगह मिली है। यह टीम वर्ल्ड कप से पहले 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान, अक्षर पटेल को उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन को शामिल किया गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दक्षिण पूर्व रेलवे ने 18 मेमू ट्रेनों को 2 जनवरी से अगले आदेश तक रद्द करने का फैसला लिया है। जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक रद्द की गई ट्रेनों में खड़गपुर बहलदा, बिष्णुपुर धनबाद, धनबाद बांकुड़ा, मैनापुर बांकुड़ा, खड़गपुर झारग्राम, झारग्राम पुरुलिया, पुरुलिया झारग्राम जैसी अहम मेमू सेवाएं शामिल है। इसके अलावा चक्रधरपुर राउरकेला, राउरकेला झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा संबलपुर और वापसी की कई मेमू ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। रेलवे के इस फैसले से दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर चेक करें। झारखंड में एससी और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग शुरू कराने जा रही है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय अधिकारियों को इस योजना की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कोचिंग की शुरुआत होगी। राजधानी नगराटोली में भवन चिन्हित किया गया है। कोचिंग में 300 विद्यार्थियों का नामांकन होगा और इनमें से 100 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यह पहल पहले से चल रही एसटी विद्यार्थियों की फ्री कोचिंग के विस्तार के रूप में की जा रही है। कोचिंग संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान को दी जा सकती है, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता बनी रहे। आपको बता दें, रांची के हिंद पीढ़ी में एसटी विद्यार्थियों के लिए कोचिंग शुरू की जा चुकी है। यहाँ पर 300 छात्रों की व्यवस्था है और अगले सप्ताह से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। कोचिंग संचालन की जिम्मेदारी कोटा के मोशन संस्थान को दी गई है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से 10वीं पास छात्र पात्र होंगे। रहना, खाना, पढ़ाई और 11वीं में नामांकन पूरा खर्च सरकार उठाएगी। प्रवेश परीक्षा और मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। झारखंड सरकार के 3 अहम विभागों में भारी भुगतान का संकट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में करीब 11,700 करोड़ रुपए के पुराने कार्यों का भुगतान बकाया है। इस बड़े वित्तीय बोझ का खुलासा अजय कुमार सिंह, विकास आयुक्त की समीक्षा बैठक में किया गया, जहां पर विभागीय सचिवों ने बताया कि पहले कराए गए काम के भुगतान अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के श्रीनिवासन के अनुसार बजट और फंड की कमी के कारण इस वित्तीय वर्ष में नए पुल, पुलिया और ग्रामीण सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। दरअसल पिछले 2 वर्षों में बजट से कई गुना ज्यादा काम करा लिया गया, जिससे अब भारी लायबिलिटी बन गई। विभागवार बकाया देखें तो ग्रामीण कार्य विभाग में 8,000 करोड़, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2,500 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग में 1,200 करोड़ रुपए बकाया है। दूसरी ओर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ कहा है कि राज्य का खजाना खाली नहीं है, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति बेहतर है और राज्य को केंद्रीय करों और ग्रांट से करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते इन बकायों का भुगतान कर पाएगी या फिर ग्रामीण विकास की योजनाएं लंबे समय तक ठप रहेगी। झारखंड में डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 अब लागू होने जा रहा है। इस कानून के तहत जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन और कैब सेवाओं से जुड़े करीब 50,000 गिग श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब गिग वर्कर्स को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, आपात सहायता, ऋण और वृद्धावस्था सुरक्षा मिलेगी। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां गिग वर्कर्स के अधिकार कानून से सुरक्षित होंगे। झारखंड में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार अब नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन राशि बनाने की तैयारी में है। यह नीति पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर तैयार की जाएगी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में
नई नीति बनाने का निर्देश दिया है। फिलहाल राज्य में 2021 की औद्योगिक नीति लागू है, जिसकी अवधि अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाली है। सरकारी आकलन के मुताबिक मौजूदा नीति में उद्यमियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि बिहार और ओडिशा में नीतियों के कारण वहां निवेशक ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार अब बिहार की औद्योगिक नीति का अध्ययन करने वाली है। बताया जा रहा है कि नई नीति में निवेशकों को अधिक सब्सिडी, बेहतर प्रोत्साहन और उद्योग लगाने में आसान प्रक्रिया दी जाएगी। अब देखना होगा कि नई नीति से झारखंड में निवेश और रोजगार को कितनी रफ्तार मिलती है। हजारीबाग पुलिस की तर्ज पर गढ़वा पुलिस ने भी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। वीडियो में पुलिस वाले के बीच सादे लिबास में दिख रहे 3 लोग कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक ज्वेलरी दुकान में लूटकांड जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी हैं। 20 दिनों के बाद गढ़वा पुलिस की पकड़ में आने वाले इन तीनों अपराधियों की पहले पुलिस ने नगर उटारी में परेड कराई, आम लोगों को चेहरा दिखाया, इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। जैसा कि 2 दिन पहले हजारीबाग पुलिस ने बरही में एक बच्चे की पिटाई करने वाले आलोक के साथ किया था, ठीक उसी अंदाज में पुलिस यह कार्रवाई गढ़वा में शुरू हो गई। दरअसल गढ़वा के नगर उटारी में पिछले 29 नवंबर को राधा कृष्ण ज्वेलर्स के मालिक पर फायरिंग और लूटपाट की घटना हुई थी। इस घटना को यूपी के शक्तिनगर के रहने वाले सोनू कुमार, रोशन कुमार और दुद्धि के राजकुमार ने अंजाम दिया था। शनिवार को गढ़वा एसपी ने जब इस कांड की पूरी कहानी बताई तो पता चला घटना के बाद लूटे गए सामान को अपराधियों ने पहले आपस में बांटा और हथियार को नगर के महदैया जेल के पास छिपा दिया। घटना के बाद पुलिस का भय इनके जेहन से निकल चुका था और घटना के बाद नगर के रास्ते शातिर अपराधी गढ़वा भी पहुंचे, लेकिन गढ़वा पुलिस की पैनी नजर से नहीं बच पाए। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त मोबाइल और अपाची बाइक, इसके अलावा लूटा हुआ कुछ सामान को बरामद कर लिया है। गढ़वा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। होमगार्ड के 810 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस बहाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 800 और शहरी क्षेत्र के लिए 10 पद तय किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुल पदों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। यह बहाली मैट्रिक पास से लेकर स्नातक पास युवाओं के लिए है, जिससे जिले के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2026 तक है। ऑनलाइन आवेदन requirement.jharkhand.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा प्रखंडवार रिक्त पदों की सूची भी जारी कर दी गई। इस बहाली से जुड़ी पूरी जानकारी गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है, झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में विशेष लाभ दिया जाएगा। यदि किसी आंदोलनकारी की पुलिस फायरिंग या कारावास के दौरान मृत्यु हो गई हो या वे 40% से अधिक दिव्यांग हुए हों, तो उनके एक आश्रित को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। वहीं अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों के एक आश्रित को भी सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित को पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 8659 आंदोलनकारियों की सूची जारी कर दी, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के आंदोलनकारी शामिल हैं। वर्ष 2026 में राज्य भर में करीब 40,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के सहायक आचार्यों की बहाली शामिल है। सरकार ने पहले 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाले थे, लेकिन अब तक सिर्फ 11,000 की बहाली हो पाई है। इस वजह से करीब 15,000 पद खाली रह गए। अब जब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है तो शेष 23,999 पदों पर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों को मिलाकर करीब 40,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नए साल में शिक्षकों की कमी को दूर करना, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में नए शिक्षक को पदस्थापित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की बड़ी चुनौती होगी। मिडिल स्कूल जो अब तक पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है, वहां भी नए सहायक आचार्य भेजे जाएंगे। 1373 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की परीक्षा जनवरी में संभावित है और 3,451 विशेष शिक्षकों के पदों पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रांची के रिम्स में इलाज कराने आने वाले ओपीडी मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई। अब तक हालात ये थे कि डॉक्टर कुछ और दवाएं लिखते थे, लेकिन फार्मेसी में 62 में से सिर्फ 11 दवाएं ही मिलती थी। गैस, दर्द, उल्टी जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं भी मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता था। यहां तक कि इंजेक्शन भी बाहर से लाने पड़ते थे। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया है कि अब ओपीडी में जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वही दवाएं फार्मेसी में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सभी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाओं की सूची बनाएं, ताकि उन्हें फार्मेसी स्टॉक में शामिल किया जा सके। गौर करने वाली बात है कि रोजाना करीब 2000 मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन मुफ्त दवाओं का लाभ अब तक सिर्फ आईपीडी मरीजों तक सीमित था।
अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू हो जाती है तो इलाज भी सस्ता होगा, बाहर की दवा दुकानों पर निर्भरता घटेगी और रिम्स की ओपीडी व्यवस्था पर मरीजों का भरोसा बढ़ जाएगा। झारखंड के सभी गर्म कुंडों में अब साबुन, शैम्पू और निरमा के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पर्यटन निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी जिला के उपायुक्तों को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि साबुन और निरमा के कारण गर्म कुंडों का पानी प्रदूषित हो रहा है और लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति पर लातेहार के ताता पानी, धनबाद के तेतुलिया, दुमका के झरिया पानी और हजारीबाग के सूरजकुंड में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक स्नान के लिए पहुंचते हैं। साबुन में मौजूद फास्फोरस और वॉशिंग सोडा पानी की शुद्धता को नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। डीसी को कहा गया है कि बीडीओ, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के साथ समन्वय करके इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। रांची की सड़कों पर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। कांटाटोली और सीरमटोली फ्लाईओवर पर स्पीड कैमरा लगाने का प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। इन कैमरों से वाहनों की रफ्तार के साथ साथ नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाएगी और स्पीड लिमिट पार करते ही ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर SMS के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। अगर कोई वाहन फ्लाईओवर पर एक से ज्यादा बार स्पीड लिमिट तोड़ता है तो हर बार अलग अलग कैमरे से अलग चालान कटेगा। इन कैमरों का संचालन स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार पर लगाम और अपराध कर भाग रहे वाहनों की पहचान दोनों में मदद मिलेगी। फिलहाल कई चालक 100 से 120 की रफ्तार से फ्लाईओवर पर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कैमरा लगाने के लिए फंड नहीं है, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीबीआई और सीआईडी को निर्देश दिया है कि वे चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की सूची संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध कराएं। इस कदम को आरोपी कंपनियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली 100 से अधिक चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। सीबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में कुल 127 मामले दर्ज हैं। इनमें रांची में 100 और धनबाद में 27 मामले शामिल हैं। अब तक 119 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इन मामलों में करीब 613 करोड़ रुपए की देनदारी सामने आई है। इसके अलावा राज्य पुलिस में भी 38 मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार के नियमों के तहत समय पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली कंपनियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है। 18 दिसंबर को उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिससे पहले सभी केस की सूची प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपनी होगी ताकि विशेष सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। अब राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और इसके तहत सदर अस्पतालों के संचालन की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 49 स्थानों पर ट्रामा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें होंगी। हर जिले में 10 बेड का आईसीयू और एक टेली आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 5 जिलों के सदर अस्पतालों में टेली आईसीयू के जरिए जांच की जा रही है, जिसका मूल्यांकन रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मार्च महीने से पहले रंग रोगन का काम पूरा करने और उसकी तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल मिलने वाला है। केंद्र सरकार के अल्टीमेटम के बाद समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी। यह वही योजना है जिसके लिए 2018-19 में केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन यह राशि 6 साल तक खर्च नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो राशि को वापस किया जाए या फिर स्पर्श पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने आनन फानन में टेंडर निकालकर उसे निष्पादित कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह काम झारक्राफ्ट को मिलने की संभावना है और वर्क ऑर्डर के लिए फाइल विभागीय सचिव के पास भेज दिया गया। हालांकि इस योजना में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। 2018-19 में जहां सेविकाओं की संख्या 38,000 थी, अब यह बढ़कर करीब 78,000 हो चुकी है। ऐसे में करीब 40,000 अतिरिक्त सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल किस मद से दिया जाएगा, इस पर विभाग अभी मंथन कर रहा है। विभागीय निदेशक के अनुसार टेंडर निष्पादित हो चुका है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। झारखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले समय में राज्य के बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है,
जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार तय समय से ज्यादा देर तक बार खुले रहते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी बन जाती है। नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 और 4 बजे तक बार खोलने के लिए अलग अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। हर समय सीमा के अंदर अलग शुल्क तय किया जाएगा, जिससे बार संचालकों को कानूनी सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। झारखंड के स्थानीय मंडी और खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। महज 6 दिन पहले जो प्याज थोक में 12 रुपए और खुदरा में 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब थोक में 24 रुपए और खुदरा में 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले सप्ताह में प्याज की कीमत 5 रुपए किलो तक और बढ़ सकती है। इस तेजी की बड़ी वजह भारत बांग्लादेश सीमा का खुलना और बांग्लादेश सरकार द्वारा प्याज आयात की अनुमति देना बताया जा रहा है। नासिक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिससे रांची समेत झारखंड की मंडियों में आवक घट गई है। रांची के पंडरा थोक मंडी में 4 दिन पहले जहां 25 गाड़ियों में प्याज आ रहा था, वहीं अब सिर्फ 12 गाड़ियों की आवक हो रही है, यानी मंडी में प्याज की सप्लाई लगभग आधी रह गई। रांची शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों को अब यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर ई रिक्शा के पीछे चालक का नाम और मोबाइल नंबर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री के हालिया रांची दौरे के बाद दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क जाम और चौक चौराहों के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ई रिक्शा का संचालन केवल तय मार्गों पर ही किया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो। बैठक में शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख शहरों और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावे लटकते बिजली और टेलीकॉम तारों से होने वाले खतरों को लेकर संबंधित विभागों को तुरंत सुधार के आदेश दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि रांची को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा।